बारात के शोर में हर चेहरा खुश था, लेकिन अवनी की आंखों में ऐसी घबराहट थी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। उस रात हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, आंगन में झालरें लटक रही थी, दरवाजे पर गेंदे और गुलाब की मालाएं सजी थी और भीतर औरतों के गीतों में शादी का उल्लास खुला हुआ था। सबको लग रहा था कि यह एक सामान्य शादी है, दो परिवारों का मिलन है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन दुल्हन बनी अवनी के भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसके हाथों की मेहंदी अभी गहरी भी नहीं हुई थी, पर उंगलियां बार बार कांप रही थी। माथे पर सजा मांग टीका हल्की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे की चमक कहीं खो चुकी थी। वह हर कुछ मिनट बाद अपनी माँ शारदा की तरफ देखती और शारदा बस आंखों से उसे हिम्मत देती। अवनी की छोटी सी गठरी जो उसकी भारी चुनरी और लहंगे की परतों के बीच छिपी थी, उसी गठरी में एक ऐसा सच सांस ले रहा था जो अगर उसी समय बाहर आ जाता तो शादी का मंडप अदालत बन जाता और रिश्तेदार जल्लाद। फेरी शुरू हुए। अग्नि के सामने बैठा आर्यन अपनी होने वाली पत्नी को देख रहा था। वह सीधा सादा, पढ़ा लिखा और संवेदनशील लड़का था। उसके लिए शादी सिर्फ रस्म नहीं थी, वह सच में एक साथी चाहता था। ऐसा साथी जिसे वह सम्मान दे सके, जिसके साथ जिंदगी को बराबरी से जी सके। उसने धीरे से अवनी की तरफ देखा और मुस्कुराया। अवनी ने नजरें झुका ली। उस एक मुस्कान ने उसके भीतर अपराध बोध की आग और तेज कर दी। वह जानती थी कि वह आर्यन से झूठ बोल रही है, लेकिन यह झूठ किसी लालच का नहीं था। यह झूठ एक मासूम जान को समाज के पत्थरों से बचाने के लिए बोला जा रहा था। मंत्रों की आवाजें चलती रही, लोग फूल बरसाते रहे। हर फेरे के साथ अवनी का मन जैसे और भारी होता गया। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अपनी बहन काव्या की आखिरी आवाज, अवनी मेरे बच्चे को नाम दे देना, उसे मेरी गलती मत बनने देना। अवनी के कदम लड़खड़ाए। पीछे खड़ी सहेली ने उसे संभाला और हंसकर बोली, अरे दुल्हन शर्म से घबरा रही है। लेकिन शारदा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें डर था कि कहीं अवनी टूट न जाए। किसी तरह शादी पूरी हुई। विदाई का समय आया तो अवनी अपनी माँ से लिपटकर ऐसे रोई जैसे वह सिर्फ घर नहीं छोड़ रही, बल्कि अपनी पूरी पहचान पीछे छोड़ रही हो। शारदा ने उसके कान में धीमे से कहा, बेटी अब पीछे मत हटना। आज जो तू कर रही है उसके लिए दुनिया तुझे कल चाहे जो कहे, मेरी नजर में तू सबसे बड़ी है। अवनी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी माँ के हाथों को कसकर पकड़ लिया। आर्यन के घर पहुँचते पहुँचते रात गहरा चुकी थी। घर में फिर भी चहल पहल थी। नई बहू के स्वागत की तैयारी थी। आरती हुई, चावल का कलश रखा गया। अवनी ने दहलीज पार की। हर कोई उसे दिख रहा था। कोई उसके गहनों की तारीफ कर रहा था, कोई लहंगे की, कोई उसके शांत स्वभाव की। आर्यन की माँ विमला देवी, जो घर की परंपराओं को सबसे ऊपर मानती थी, बहू को देखते हुए बोली, हमारे घर में आज लक्ष्मी आई है। अवनी के भीतर यह वाक्य तीर की तरह लगा। उसे लगा, काश यह सच इतना सरल होता। रात की रस्में पूरी होते होते सब थक गए। आखिर अवनी को फूलों से सजे कमरे में बैठा दिया गया। कमरा महक रहा था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी। खिड़की पर हल्की हवा से पर्दे हिल रहे थे। बाहर रिश्तेदारों की हंसी धीरे धीरे कम हो रही थी। अवनी अकेली बैठी थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने लहंगे की परतों के नीचे छिपी उस छोटी गठरी को धीरे से छुआ। भीतर से बहुत हल्की सी हरकत हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मत रोना मेरे बच्चे, उसने फुसफुसा कर कहा, आज से मैं तेरी माँ हूँ। दरवाजा खुला। आर्यन कमरे में आया। उसके चेहरे पर संकोच भी था और अपनापन भी। वह धीरे से अवनी के सामने बैठा। कुछ पल दोनों के बीच चुपी रही। फिर आर्यन ने बहुत नरम आवाज में कहा, अवनी मैं समझ सकता हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी रहा होगा। नए लोग, नया घर, नई जिंदगी, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था और यही भरोसा अवनी को तोड़ रहा था। वह कुछ बोलती, उससे पहले भीतर छिपा बच्चा अचानक रो पड़ा। पहले हल्की आवाज आई, फिर तेज। आर्यन चौंक कर खड़ा हो गया। ये आवाज कैसी है? अवनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बच्चा छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रोना कमरे की दीवारों से टकराकर और तेज हो गया। आर्यन ने कांपते हाथों से लहंगे की परत हटाई। उसके सामने एक नवजात बच्चा था, कपड़े में लिपटा हुआ, लाल चेहरा, बंद आंखें और कांपती सांसें। आर्यन पीछे हट गया। उसके चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। अवनी ये क्या है? अवनी रो पड़ी। आर्यन मेरी बात सुनो, मैं सब बताऊंगी। सब बताओगी? आर्यन की आवाज टूट गई। शादी के कुछ घंटे बाद मेरे कमरे में एक बच्चा मिल रहा है और तुम कह रही हो सब बताऊंगी। ये किसका बच्चा है? अवनी ने बच्चा अपने सीने से लगा लिया। यह बच्चा बेगुनाह है। आर्यन का दर्द अब गुस्से में बदल रहा था। बेगुनाह होगा, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे परिवार के साथ क्या किया? तुमने शादी से पहले यह बात क्यों नहीं बताई? शोर सुनकर बाहर से लोग दरवाजे पर आ गए। विमला देवी ने दरवाजा धक्का देकर खोला। उनके पीछे आर्यन के पिता, बहनें और कुछ करीबी रिश्तेदार भी आ गए। कमरे का दृश्य देखते ही सबकी आंखें फैल गईं। विमला देवी ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, यह क्या अपशकुन देखना पड़ा। नई बहू के कमरे में बच्चा। एक रिश्तेदार ने ताना मारा, इतनी सीधी बन रही थी
देखो अंदर क्या राज छुपा कर लाई है। किसी ने कहा, ऐसी लड़की को घर की बहू नहीं बनाते, दरवाजे से वापस भेजते हैं। अवनी ने रोते हुए कहा, मुझे एक मौका दीजिए, बस मेरी बात सुन लीजिए। विमला देवी ने गुस्से से कहा, अब सुनने को बचा ही क्या है? तूने हमारे खानदान को लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आर्यन चुप खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं। वह अवनी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह जिस लड़की को सम्मान देने का वादा करके कमरे में आया था, उसी लड़की को अब वह धोखे की मूर्ति समझ रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, अवनी सच बताओ, यह बच्चा किसका है? अवनी ने कांपते हुए कहा, यह काव्या दीदी का बच्चा है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर आर्यन की बहन बोली, काव्या तुम्हारी वही बहन जो मर चुकी है? अवनी ने सिर हिलाया। आर्यन ने कड़वाहट से कहा, मरी हुई बहन का नाम लेकर अपने पाप को ढकना चाहती हो? यह सुनकर अवनी के चेहरे पर ऐसा दर्द आया जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक रगड़ दिया हो। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। शारदा और उनके पति देवेंद्र कमरे में पहुंचे। उन्हें आर्यन ने फोन पर तुरंत बुला लिया था। शारदा ने जैसे ही अपनी बेटी को बच्चे के साथ जमीन पर बैठे देखा, उनकी रूह कांप गई। वे दौड़कर अवनी के पास बैठी और उसे अपने आंचल में छुपा लिया। देवेंद्र दरवाजे पर खड़े रह गए, उनका सिर झुका हुआ था। आर्यन के पिता ने गुस्से में कहा, आप लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी से पहले सच छुपाया, यह धोखा नहीं तो क्या है? देवेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, हमने धोखा नहीं दिया, हमने एक जान बचाने की कोशिश की। विमला देवी चीख पड़ी, जान बचाने के लिए हमारी इज्जत मार दी। अब तक चुप बैठी शारदा अचानक उठी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अजीब मजबूती थी। बस उन्होंने कहा, अब मेरी बेटी को एक शब्द और मत कहना। जिस बच्ची को तुम लोग गुनहगार समझ रहे हो, उसने वह बोझ उठाया है जिसे उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आर्यन ने कड़वी आवाज में पूछा, तो सच क्या है? शारदा ने गहरी सांस ली। सच यह है कि यह बच्चा अवनी का नहीं है, यह मेरी बड़ी बेटी काव्या का बच्चा है। और काव्या कोई गुनहगार नहीं थी, उसके साथ गुनाह हुआ था। कमरे में सब शांत हो गए। शारदा की आवाज भारी होती गई। काव्या पढ़ने में तेज थी, शांत थी, अपने घर की इज्जत समझती थी। वह शहर के कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं एक आदमी उसकी जिंदगी में जहर बनकर आया। समर प्रताप, बड़े नेता का बेटा। पैसे, दबंगई और सत्ता का घमंड उसके खून में था। उसने काव्या को पहले दोस्ती के नाम पर फंसाने की कोशिश की, फिर जब काव्या ने इनकार किया तो उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अवनी ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। शारदा बोली, समर ने काव्या को धमकाया, कहा कि अगर उसने मुंह खोला तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। काव्या डर गई। उसने महीनों तक किसी को कुछ नहीं बताया। जब हमें पता चला कि वह मां बनने वाली है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भीतर से टूट चुकी थी। आर्यन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। शारदा ने आगे कहा, हम पुलिस के पास जाना चाहते थे, लेकिन समर के लोग हर जगह थे। आने से पहले खबर उसके घर पहुंच जाती। उसने हमारे घर के बाहर आदमी खड़े करवा दिए थे। काव्या को रोज धमकियां मिलती थी। वह कहता था कि बच्चा पैदा हुआ तो वह उसे भी खत्म कर देगा, क्योंकि वह उसके परिवार की राजनीति पर दाग बन सकता था। विमला देवी की आवाज धीमी हो गई। तो आपने बच्चा छुपाया? छुपाया नहीं, शारदा बोली, बचाया। काव्या को हमने रिश्तेदारों से दूर रखा, लोगों से कहा कि उसकी तबीयत खराब है। अवनी ने अपनी बहन की सेवा की दिन रात। उसने काव्या को जीने की हिम्मत दी, लेकिन काव्या हर दिन मर रही थी। देवेंद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। 12 दिन पहले शारदा ने कहा, काव्या ने जहर खा लिया। हम उसे अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टरों ने कहा कि मां को बचाना मुश्किल है, लेकिन बच्चा शायद बच सकता है। काव्या ने आखिरी बार अवनी का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे बच्चे को नाजायज मत बनने देना, उसे ऐसा नाम देना कि लोग उसे ताने न मारे। अवनी फूटकर रो पड़ी। मैंने दीदी से वादा किया था, उसने कहा, मैं उसे मरने के बाद भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। शारदा ने आर्यन की तरफ देखा। अवनी ने खुद को बदनाम करने का फैसला किया। हमने उसे रोका, बहुत रोका, लेकिन वह कहती रही कि समाज बच्चे से उसके पिता का नाम पूछेगा, माँ की कहानी नहीं सुनेगा। वह कहती रही कि अगर यह बच्चा किसी अनाथालय में गया तो समर उसे मरवा देगा। अगर हम उसे अपना कहेंगे तो लोग काव्या को मरने के बाद भी गालियां देंगे। इसलिए अवनी ने तय किया कि वह उसे अपनी कोख का बच्चा मानेगी। आर्यन की आंखें भर आईं, लेकिन भीतर का झटका अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। लेकिन मेरी जिंदगी, उसने टूटे स्वर में कहा, मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझे क्यों अंधेरे में रखा? अवनी ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मुझे डर था कि तुम मना कर दोगे, और शायद तुम्हारा हक था मना करना। मैं गलत हूँ, मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन मैं लालची नहीं थी, बेवफा नहीं थी। मैं सिर्फ एक बच्चे को बचाना चाहती थी। कमरे में कोई बोल नहीं पा रहा था। बच्चा रोना बंद कर चुका था। वह अवनी की छाती से लगा सो रहा था, जैसे दुनिया के शोर से उसका कोई लेना देना न हो। आर्यन ने उस बच्चे को देखा, फिर अवनी को। उसके भीतर शर्म, गुस्सा, दर्द और करुणा एक साथ उठ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस बात पर रोए, अपने टूटे भरोसे पर, अवनी के झूठ पर, काव्या के दर्द पर, या उस बच्चे की बेबसी पर। तभी बाहर गली में गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज आई।
दरवाजे पर किसी ने जोर से धमाका किया। एक आदमी की भारी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो, हमें पता है बच्चा यही है। शारदा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। देवेंद्र कांप उठे। अवनी ने बच्चे को अपने सीने से और कस लिया। आर्यन ने पूछा, कौन है? शारदा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, समर। दरवाजे पर पड़ती हर चोट जैसे घर की दीवारों को नहीं, भीतर बैठे हर इंसान के दिल को हिला रही थी। आंगन में सन्नाटा फैल गया था। अभी कुछ देर पहले तक जहां आरोप, ताने और रोने की आवाजें थी, अब वहां डर का ऐसा घना साया था कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। बाहर खड़ी गाड़ियों के इंजन अब भी चालू थे, जैसे वे किसी अनहोनी के गवाह बनने को तैयार हों। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जो लड़का खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, अब उसी के सामने एक ऐसी सच्चाई खड़ी थी जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी का मामला नहीं है, यह एक बेगुनाह बच्चे की जिंदगी और एक औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई है। उसने धीरे से अवनी की तरफ देखा। अवनी अब भी बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, जैसे पूरी दुनिया से उसे बचा रही हो। उसके चेहरे पर थकान थी, दर्द था, लेकिन अब डर के साथ साथ एक अजीब सी जिद भी थी। दरवाजे पर फिर से जोरदार धमाका हुआ। आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। बाहर से समर की आवाज आई, वरना हम खुद अंदर आ जाएंगे। विमला देवी घबरा कर बोली, आर्यन दरवाजा मत खोलना, वे लोग खतरनाक हैं। आर्यन ने बिना जवाब दिए दीवार के सहारे रखी हॉकी स्टिक उठा ली। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। माँ, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। अवनी ने उसे रोकना चाहा। आर्यन मत जाओ, वे लोग बहुत खतरनाक हैं। आर्यन ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अब डरने की बारी मेरी नहीं है, उसने कहा, अब लड़ने की बारी है। उसने दरवाजा खोल दिया। बारिश तेज हो चुकी थी। बाहर खड़े समर प्रताप के कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही अहंकार था। उसके पीछे 4-5 गुंडे खड़े थे, हाथों में लोहे की रॉड और डंडे लिए हुए। समर ने घर के भीतर नजर दौड़ाई। अच्छा, तो यही है वो जगह, उसने व्यंग्य से कहा, जहां मेरी समस्या छिपाई जा रही है। आर्यन दरवाजे के बीच खड़ा हो गया। यह मेरा घर है, उसने कहा, और यहाँ कोई समस्या नहीं, इंसान रहते हैं। समर हंसा, बहुत बड़े आदर्शवादी बन रहे हो, हट जाओ रास्ते से, हमें बच्चा चाहिए। कौन सा बच्चा? आर्यन ने सीधा सवाल किया। समर की आंखों में चमक आ गई। वही बच्चा जो तुम्हारी नई नई दुल्हन लेकर आई है, वही जो मेरी गलती का सबूत है। अंदर खड़े लोग सन्न रह गए। आर्यन ने बिना झिझक कहा, यह बच्चा अब इस घर का हिस्सा है और यहाँ से कोई इसे नहीं ले जाएगा। समर का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसने धीरे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा। यह बच्चा जिंदा रहा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे पिता की राजनीति, मेरा नाम, सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसे खत्म करना जरूरी है। यह सुनते ही विमला देवी कांप उठी। अवनी ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारी राजनीति किसी की जान से बड़ी नहीं है, उसने कहा, और आज के बाद तुम इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। समर ने गुस्से में इशारा किया। उसके आदमी आगे बढ़े। पहला वार सीधा आर्यन पर आया। लोहे की रॉड उसके कंधे पर पड़ी। दर्द से उसका शरीर झटका, लेकिन उसने जवाब में हॉकी स्टिक घुमाकर सामने वाले को गिरा दिया। बारिश अब और तेज हो गई थी। आंगन की मिट्टी कीचड़ में बदल रही थी। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ यह लड़ाई और खतरनाक लगने लगती थी। आर्यन अकेला था, लेकिन उसके भीतर जो आग जल रही थी वह उसे किसी से कम नहीं होने दे रही थी। उसने दूसरे गुंडे पर वार किया। तीसरा पीछे से आया और उसके सिर पर चोट की। खून बहने लगा, लेकिन आर्यन रुका नहीं। अंदर खड़ी अवनी यह सब देख रही थी। उसका दिल हर वार के साथ कांप रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ आर्यन की नहीं रही, यह उनकी जिंदगी की लड़ाई है। तभी उसने एक फैसला लिया। वह उठी, उसने बच्चे को अपनी माँ के हाथों में दिया और भीतर कमरे की तरफ दौड़ी। कुछ सेकंड बाद वह वापस आई। उसके हाथ में काव्या का पुराना मोबाइल था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। वह आंगन में आ गई। रुक जाओ समर, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। समर ने उसकी तरफ देखा। अब क्या नया ड्रामा है? अवनी ने फोन उठाकर दिखाया। इसमें तुम्हारी आवाज है, उसने कहा। वही रिकॉर्डिंग जिसमें तुम काव्या को धमका रहे हो, उसे मजबूर कर रहे हो, उसे कह रहे हो कि अगर उसने मुंह खोला तो तुम उसे और उसके परिवार को खत्म कर दोगे। समर का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। झूठ है, उसने कहा। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास? अवनी ने फोन का स्क्रीन ऑन किया। सबूत सिर्फ मेरे पास नहीं है, उसने कहा। मैंने इसे अभी लाइव पुलिस पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। तुम्हारी हर बात रिकॉर्ड हो चुकी है और यह सब अभी पुलिस देख रही है। आंगन में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। समर के गुंडों के चेहरे पर भी डर दिखने लगा। समर ने फोन छीनने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन आर्यन उसके सामने आ गया। अब बहुत हो गया, आर्यन ने कहा। उसने समर का हाथ पकड़ा और उसे जोर से धक्का दिया। समर गिर पड़ा। उसके आदमी पीछे हटने लगे। तभी गली से लोगों की आवाजें आने लगी। क्या हुआ? कौन है? किस बात का शो है?
पड़ोसी और गांव के लोग हाथों में लाठियां लेकर दौड़ते हुए आ गए। कुछ ही मिनटों में आंगन लोगों से भर गया। समर ने चारों तरफ देखा, अब वह अकेला पड़ चुका था। भीड़ में से किसी ने कहा, यह वही है जिसने उस लड़की के साथ गलत किया था। दूसरे ने कहा, आज इसे छोड़ना नहीं चाहिए। समर पीछे हटने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। सायरन की आवाज ने माहौल को और भारी कर दिया। इंस्पेक्टर ने आते ही स्थिति को समझा। अवनी ने फोन आगे बढ़ाया। इसमें सबूत है, उसने कहा। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग सुनी। कुछ सेकंड के भीतर उसका चेहरा गंभीर हो गया। समर प्रताप, उसने कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। समर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और पुलिस के बीच वह कुछ नहीं कर पाया। उसे हथकड़ी लगाई गई और गाड़ी में बैठा दिया गया। बारिश धीरे धीरे थम रही थी। आंगन में खड़े लोग धीरे धीरे शांत हो रहे थे। अंदर लौटते समय आर्यन लड़खड़ा गया। उसके शरीर पर कई चोटें थीं। खून अब भी बह रहा था। अवनी दौड़कर उसके पास आई। आर्यन, उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने धीमे से कहा। अगली सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां रात में आरोप और नफरत थी, वहीं अब एक अजीब सी शांति थी। सूरज की किरणें आंगन में फैल रही थी, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हूँ। विमला देवी बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। वह उसे धीरे धीरे झुला रही थी, जैसे वह हमेशा से इस घर का हिस्सा रहा हो। उन्होंने अवनी की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कठोरता नहीं थी। मैंने तुझे समझने में बहुत देर कर दी, उन्होंने कहा। तू गलत नहीं थी, हम गलत थे। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन धीरे धीरे उनके पास आया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वह अवनी के सामने खड़ा हुआ। कुछ पल वह कुछ नहीं बोला। फिर अचानक वह झुक गया और अवनी के पैरों के पास बैठ गया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने तुम्हें समझे बिना तुम्हें दोषी ठहराया, जबकि तुम तो सबसे ज्यादा मजबूत निकली। अवनी ने तुरंत उसे उठाया। ऐसा मत कहो, उसने कहा। तुम्हें सच पता नहीं था। आर्यन ने बच्चे को देखा। अब यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, उसने कहा, हमारा बच्चा है। विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम क्या रखेंगे? अवनी ने बच्चे के माथे को चूमा। सत्य, उसने कहा, क्योंकि यह सच की जीत है। समय बीतता गया। समर और उसके पिता के खिलाफ केस चला। अवनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बन गई। उसने खुद कोर्ट में खड़े होकर वह केस लड़ा। हर तारीख पर वह सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ रही थी जो डर के कारण चुप रह जाती हैं। आखिरकार फैसला आया। समर को सजा हुई। उस दिन कोर्ट के बाहर अवनी खड़ी थी। उसके साथ आर्यन था और उसकी गोद में सत्य। भीड़ में लोग उसे देख रहे थे। कुछ वही लोग थे जिन्होंने कभी उसे गलत कहा था। आज वही लोग उसकी हिम्मत की बात कर रहे थे। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब सब खत्म हो गया, उसने कहा। अवनी ने आसमान की तरफ देखा। नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, अब सब शुरू हुआ है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था, और उसके साथ एक नया जीवन जो किसी कलंक से नहीं, बल्कि एक सच्चाई और एक त्याग से जमा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको इसमें छिपा सच महसूस हुआ, या आपको भी कहीं न कहीं लगा कि ऐसे फैसले हम अपनी जिंदगी में भी ले बैठते हैं? अपने विचार और सुझाव मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर दे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और सोच बदल देने वाली कहानियां लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।